हेलो एवरीवन। सन केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में क्लास नंबर 12 के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। पुरानी 11 क्लासेस की वीडियो में आप सभी लोगों ने बेसिक को बहुत अच्छे ढंग से लर्न किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और इस लॉकडाउन में अपने समय का बेहतर इस्तेमाल किया होगा। सन केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में हम पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने अब तक 7 टॉपिक और लगभग 7 या 8 संरचनाओं के स्ट्रक्चर्स को बनाना बेहद आसानी से सीख लिया है। यदि किसी भी स्टूडेंट से ये पुराने टॉपिक मिस हुए हैं तो पुराने प्रीवियस वीडियोस को देखकर बेहद आसानी से केमिस्ट्री के इन टॉपिकों को लर्न कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का यही फ़ायदा होता है कि हम एक ही लेक्चर को बार बार रिवाइंड करके बहुत अच्छे ढंग से उसे अपने दिमाग में सेटअप कर सकते हैं। पहले ही बता चुका हूँ 10 टॉपिक और लगभग 25 संरचनाओं को बनाने के बाद चालू होगा चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जिसे मैं चालू करूँगा चैप्टर नंबर 12 से। काफ़ी टिपिकल चैप्टर है वो। उन चैप्टर्स तक पहुँचने के लिए अभी हमें टॉपिक 10 और लगभग 25 से 26 संरचनाओं को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टॉपिक नंबर 8 चालू करने से पहले कुछ पुराने कंक्लूजन्स मैं आपको रिवाइंड करा देता हूं जो मैंने आपको कराया है। अमीनो अम्ल मैं आपको करा चुका। जिन यौगिकों में अमीनो और अम्ल दोनों एक साथ होते हैं उसे हम अमीनो अम्ल कहते हैं। जीवों में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन। उनमें से 10 बनते हैं बॉडी के अंदर और 10 नहीं बनते हमारी बॉडी के अंदर, हमें उन्हें बाहर से लेना पड़ता है। वो होते हैं अनिवार्य अमीनो अम्ल, जिन्हें याद करने का बेहतरीन तरीका होता है टीबी मिल्कपथ। असंतृप्ता गुणांक हम पढ़ चुके, क्रियात्मक समूह हम पढ़ चुके, पेप्टाइड श्रेणी हम पढ़ चुके। बाएं से दाएं ओर एन सिरे से तीसरे की तरफ तीसरे वाले अमीनो अम्ल को छोड़कर प्रत्येक अमीनो अम्ल के साथ में से इन हटाकर एल। और भी कई चीज़ें हमने पढ़ी हैं जो प्रीवियस वीडियोज़ में आपको कराई गई हैं। सो दैट मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आप पे बहुत अच्छे ढंग से आती होंगी और आनी चाहिए भी। आज का टॉपिक 8 साइन्यूरिक एसिड। ये उन टॉपिकों में से एक है जिनके बारे में हम पिछले 5 साल से कहते आ रहे हैं कि ये इस साल आएगा। 2014-15 से मैंने कहना स्टार्ट किया कि भाई ये नया टॉपिक जुड़ा है बुक में, इसके आने के 100% चांस हैं। तो 2014-15 का जो बैच हमने पढ़ाया उसको इम्पोर्टेंट कैटेगरी में हमने साइन्यूरिक एसिड को बताया। बच्चे बहुत अच्छे ढंग से इसको याद करके गए बेचारे, लेकिन 2014-15 बैच में साइन्यूरिक एसिड नहीं आया। जब ये 14-15 में नहीं आया तो 15-16 बैच के स्टूडेंट्स को हमने बोला कि यार कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये तो आएगा ही आएगा। 2015-16 में भी ये नहीं आया। 2016-17 में तो हमने 100% कह दिया कि अब नहीं आया तो अब तो 100% आएगा। 2016-17 में भी ये नहीं आया। 2017-18 के एग्ज़ाम सेशन में हमने सबसे पहले स्टार्टिंग ही इसी से की कि अब तो आएगा ही आएगा, लेकिन 17-18 में भी ये नहीं आया। 2018-19 का एग्ज़ाम जिसमें हमने परफेक्ट रूप से कह दिया कि अब तो रोके से नहीं रुकेगा, साइन्यूरिक एसिड आके ही मानेगा, लेकिन 18-19 में भी ये नहीं आया। 2019-20 का लास्ट सेशन तो बच्चों से मैंने कहा, मैं आपसे क्या कहूँ, या तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है या फिर ये हिस्ट्री दोहराएगा, और इस साल भी ये नहीं आया। अब स्टूडेंट बताइए आप मुझे, मतलब इस टॉपिक के बारे में कहने के लिए कोई वर्ड मेरे पास होने चाहिए क्या? शायद नहीं है। आप भी समझते हैं कि या तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 नंबर में आपको मिलेगा ही मिलेगा, और या फिर आप अपने छोटे भाई बहनों से, जब वो 11th में हैं अभी, जब वो 12th में आएंगे तो आप कहेंगे उनसे कि सोनू सर को बोल देना ये इस साल भी नहीं आया। दोनों बातें पॉसिबल हैं, बट साइन्यूरिक एसिड टिपिकल टॉपिकों में से एक है। ये आपको चैप्टर नंबर 13 में मिलेगा, और चैप्टर नंबर 13 में साइन्यूरिक एसिड जब आएगा तो आपको ये बेसिक की बातें याद आएंगी कि सोनू सर ने साइन्यूरिक एसिड को यार हमें बहुत अच्छे ढंग से करा दिया था बेसिक में ही, जबकि अभी ये चैप्टर में भी आएगा। और बेसिक का यही फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स, हम बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं, तो जब हम चैप्टर्स करते हैं तो हमें काफ़ी सारी हेल्प मिलती है बेसिक से। और आज साइन्यूरिक एसिड को मैं 100% याद करा के मानूंगा आपको। साइन्यूरिक एसिड एक रासायनिक अभिक्रिया की तरह है और हमें ऐसे ही याद करना पड़ेगा, थोड़ी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, टेंशन में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
साइनूरिक एसिड को बनाने के लिए हमें 2 स्टेप रिएक्शन करनी पड़ेगी। स्टेप 1, देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम C डबल बॉन्ड O कि दोनों बैलेंसीज पर आई लाइक टू से बोथ साइड NH2 लगा दें लाइक दैट, तो इस संरचना को हम यूरिया कहते हैं। और आपको पता होगा, मैं इसे एक बार बायोट्रिक एसिड में बता चुका हूँ। बायोट्रिक एसिड को बनाने में भी मैलोनिक अम्ल और यूरिया का ही इस्तेमाल होता है। ये वही यूरिया है। NH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। मैं चाहूँगा कि यूरिया के आयुपेसी नाम को आप अभी से रट लें। आयुपेसी नाम मुझे आपको समझाने हैं, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी से इस नाम को रट लीजिए। अमीनो मैथेनेमाइड इसका आयुपेसी नाम है। मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगा कि अमीनो मैथेनेमाइड मैंने नाम कैसे बनाया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस नाम को आप अभी से रट लीजिए। किसी को भी नमस्ते आपको करनी है तो यार गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते रहने दो। अमीनो मैथेनेमाइड। स्टूडेंट्स, अपने घर पर आप माता पिताओं का सम्मान करते हैं, उन्हें नमस्ते करते हैं, टीचर को आप नमस्ते करते हैं, तो नमस्ते बोलो मत, आप बोलो अमीनो मैथेनामाइड। अमाइनो मैथेनामाइड यूरिया का आयुपेसी नाम है। बोलते बताते समय याद हो जाएगा आपको। साइनूरिक एसिड की खास बात ये होती है कि हमें और भी साइडलाइन क्वेश्चंस इसमें याद होते हैं। फिलहाल ये यूरिया है। यदि हम इस यूरिया को गर्म करें, देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यूरिया के जो टेम्परेचर की रिएक्शंस हैं वो हमारे सिलेबस में 2 हैं, उनमें से साइनूरिक एसिड भी है। यदि आप याद रख सकें तो साइनूरिक एसिड को फॉर्म करने के लिए आपको टेम्परेचर 443 केल्विन लेना पड़ेगा। 443 केल्विन आपको लेना ही पड़ेगा। 443 केल्विन पर जैसे ही हम यूरिया को गर्म करते हैं, प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं आप। यूरिया हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में काम आती है। थोड़ी सी यूरिया को आप टेस्ट ट्यूब में लें और उसे गर्म करें तो उसमें से अमोनिया गैस निकलती है। दैट मीन्स मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आप यूरिया को गर्म करेंगे तो इसमें से अमोनिया गैस निकलेगी, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। जब इस यूरिया को हम 443 केल्विन पर गर्म करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो अमोनिया गैस निष्कासित होती है, और ये अमोनिया इस यूरिया में से निकल के जा रही है। थोड़ा हम ट्रिक से पढ़ें तो निकल तो वही यहीं से रही है। तो या तो NH2 यहाँ से आया है और H आया है यहाँ से, या फिर हम कह सकते हैं NH2 यहाँ से निकला है सर और H निकला है यहाँ से। दोनों में से कैसे भी ले सकते हैं, अमोनिया निकालनी है। मान लीजिए NH2 मैंने लिया इधर से और H मैंने लिया इधर से, ये NH3 चला गया। CNO 432 को विशेष कर याद रखना, बहुत हेल्प करेगी आपकी। कार्बन के बंद होते हैं 4, नाइट्रोजन के बंद होते हैं 3, बंद मीन्स बॉन्ड, और ऑक्सीजन के बॉन्ड होते हैं 2। अब जरा कॉमन सेंस से हम सोचें, बिल्कुल कॉमन सेंस से, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना दिमाग पे, लेकिन हम कॉमन सेंस से सोचें तो NH2 में से H जा चुका है और रह गया NH। बॉन्ड NH2 में से H चला गया, NH रह गया, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। अब जरा इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए, आपको लगेगा कि ये संरचना बैलेंस नहीं है। नाइट्रोजन के बंद 3 होने चाहिए, फिलहाल आप देख सकते हैं मात्र 2 बंद हैं। कार्बन के बंद 4 होने चाहिए, फिलहाल आप देख सकते हैं 1 2 3। बच्चों, ये प्रैक्टिस आपको घर पे करनी पड़ेगी 100%, नहीं साइनूरिक एसिड रटा नहीं जाएगा। इट्स नॉट ए लैंग्वेज टॉपिक, इट्स ए केमिकल रिएक्शनल टॉपिक। आपको पेपर शीट पे सॉल्व करना पड़ेगा। ये नाइट्रोजन 1 बंद 2 बंद होने चाहिए 3, 1 कम पड़ रहा है। यहाँ तो लगा नहीं सकते, हाइड्रोजन के 2 थोड़ी होंगे, यहाँ लगा दीजिए 1 2 3, मैंने 1 बंद ऐड किया है। 1 2 3 4 कार्बन कंप्लीट है, 1 2 ऑक्सीजन कंप्लीट है, और ये जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है इसे नाम देते हैं आइसोसाइनिक एसिड। इसे नाम दिया जाता है आइसोसाइनिक एसिड।
इस आइसोसाइनिक एसिड में हमें रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट बोले तो पुनर्विन्यास। मैं बताना चाहूंगा कि आपको नाइट्रोजन की विद्युत का मान होता है 3, कार्बन की विद्युत का मान होता है 2.5 और ऑक्सीजन की विद्युत का मान होता है 3.5। अब आप देखिए नाइट्रोजन की विद्युत 3 है। विद्युत का मतलब होता है सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की पावर। अब आप देखिए नाइट्रोजन में ये पावर 3 है, कार्बन में ये पावर 2.5 है, ऑक्सीजन में 3.5 है, सबसे ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन रीअरेंज होगा और यहाँ से हाइड्रोजन उच्चतम विद्युत तत्व की ओर आकर्षित होता हुआ ऑक्सीजन पे जाएगा। अब बस यहाँ से H को हटाकर आपको ऑक्सीजन पे लगाना है। स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, रिपीट करते हैं। C डबल बॉन्ड O NH2 NH2 यूरिया है। यूरिया को जब 443 केल्विन पे गर्म करते हैं 443 केल्विन पे, तो इसमें से अमोनिया गैस निकलती है। NH2 और H NH3 निकल के अलग। ये पूरा बचा हुआ कंपाउंड यहाँ रखिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, सिंगल बॉन्ड को हटाकर डबल बॉन्ड लगाइए, दैट इज बैलेंस। अब इस आइसोसाइनिक एसिड में विद्युत ऋणताओं के आधार पर हमने हाइड्रोजन को अरेंज किया। यहां से हटाकर हमें ऑक्सीजन पे लगाना है। माइंड लगाते हैं। यहां रह गया केवल नाइट्रोजन। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, नाइट्रोजन के बंध कितने होते हैं? 3। तो फिलहाल क्या इस डबल बॉन्ड से काम चल जाएगा? डबल बॉन्ड को हटाकर कर दीजिए ट्रिपल बॉन्ड। सी 1 2 3 बंद होने चाहिए 4। डबल बॉन्ड को हटाकर सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन पर आ गया H, O बॉन्ड H। अब ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं साइनिक एसिड। C डबल बॉन्ड O NH2 NH2 यूरिया। अमोनिया निकलने के बाद आइसोसाइनिक एसिड, H को रीअरेंज करने के बाद साइनिक एसिड। स्टेप 1 कंप्लीटेड। लेकिन बताना चाहूंगा कि साइनरिक अम्ल अभी तक नहीं बना है और साइनरिक अम्ल 2 स्टेप रिएक्शन है जिसमें 2 पदों के अंदर रासायनिक अभिक्रिया को सॉल्व किया जाता है। इसलिए एक बार वापस से हम साइनरिक एसिड की स्टडी करते हैं। एक बार आपका रिपीट अभ्यास होगा, आप भी इसको दोहराते रहें। हमें साइनरिक एसिड बनाने के लिए 2 स्टेप रिएक्शन करनी है। स्टेप 1 रिपीट हो रहा है, गौर करें। स्टेप 1 रिपीट हो रहा है, उसको देखिए। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि साइनरिक एसिड बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 बॉन्ड NH2, दैट इज यूरिया। यूरिया को गर्म किया 443 केल्विन पर। जब हम यूरिया को 443 केल्विन पे गर्म करते हैं तो इसमें से क्या निकलेगी? अमोनिया। अमोनिया को निकालने का तरीका, या तो NH2 यहाँ से लीजिए, H यहाँ से लीजिए, या फिर NH2 यहाँ से लीजिए, H यहाँ से लीजिए, एज यू लाइक। NH2 यहाँ से, H यहाँ से, अमोनिया निकल के अलग। अब NH2 में से एक H चला गया तो क्या रह गया? H रह गया। बॉन्ड N, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। इसका नाम है आइसोसाइनिक एसिड। आइसोसाइनिक एसिड में रीअरेंजमेंट करते हैं। हाइड्रोजन को यहाँ से हटाकर ऑक्सीजन पे अरेंज करते हैं। यदि हाइड्रोजन को हम यहाँ से हटाकर ऑक्सीजन पे अरेंज करते हैं विद्युतता के आधार पर, तो यहाँ बन गया पुनर्विन्यास का निशान। रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। H को यहाँ से हटाकर ऑक्सीजन पे, तो ये रह गया केवल नाइट्रोजन। कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट्स, आपको भी आनी चाहिए, सिस्टमेटिक आपको आना चाहिए कि हम सिस्टम कर क्या रहे हैं। पहली बात तो बताना चाहूँगा कि आइसोसाइनिक एसिड को हमें पहले बैलेंस कर लेना है। 1 और 1 2, यहाँ लगेगा डबल बॉन्ड। 1 2 3 कंप्लीट। 1 2 3 4 कंप्लीट।
1 2 कंप्लीट। अब इस H को यहाँ से O पे लाइए। जब H यहाँ से ऑक्सीजन पे आएगा तो ये अकेला N रह गया। हम जानते हैं CNO 432 कार्बन के बंद होने चाहिए 4, नाइट्रोजन के होने चाहिए 3, ऑक्सीजन के होने चाहिए 2। तो जब इस H को हटाकर आप यहाँ से ऑक्सीजन पे लाएंगे तो अकेला N ही तो रह गया। कॉमन सेंस ये कहता है कि डबल बॉन्ड को हटाकर कर दो ट्रिपल बॉन्ड। C 1 2 3 बंद होने चाहिए 4, डबल बॉन्ड को हटाकर सिंगल बॉन्ड O, और इस ऑक्सीजन पे आ गया H लाइक दैट। इसे कहते हैं साइनिक एसिड, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन में देखा। अब हम आते हैं स्टेप 2 पर। स्टूडेंट्स, इसका रिपीटेड अभ्यास ही आपको साइनरिक एसिड के टॉपिक को बोर्ड में क्लियर करा सकता है, अन्यथा ये टॉपिक आपसे गलत होगा। साइनरिक एसिड बिल्कुल सिंपल टॉपिक नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपसे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पेपर सीट पर। अभी भी बना नहीं है, स्टेप 2 में बनेगा। ये जो साइनिक एसिड है N ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड OH पहला मॉलिक्यूल, N ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड OH दूसरा मॉलिक्यूल, N ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड OH तीसरा मॉलिक्यूल। हमें इनका त्रिलकीकरण करना है, ट्राइमेरिसेशन। जब हम इनका त्रिलकीकरण करेंगे तो अब इन तीनों को हमें ज्वाइंट करके यहाँ लिखना है। जो समुदाय, जो संरचना बनेगी उसे साइनरिक एसिड के नाम से केमिस्ट्री में जाना जाता है। बनाने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन का सीधा त्रिभुज, 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन का उल्टा त्रिभुज। देखिए अटैच, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, बिल्कुल सर। प्रत्येक कार्बन पर OH लगा हुआ है। देखिए एक OH ऊपर लगेगा, एक OH कार्बन पे नीचे लगेगा, एक OH कार्बन पे नीचे लगेगा। कॉमन सेंस, कार्बन के बंधों की संख्या 4 होनी चाहिए, 1 2 3। बेसिक पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, हमें आइडिया लगना चाहिए कार्बन के बंध कितने होते हैं, नाइट्रोजन के कितने होते हैं, ऑक्सीजन के कितने होते हैं। 1 2 3 कहीं भी लगा दीजिए डबल बॉन्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 बंद 2 बंद 3 बंद 4 बंद कंप्लीट। नाइट्रोजन 1 2 3 कंप्लीट। कार्बन 1 2 3, एक कम है सर, तो आप एक काम करिए, डबल बॉन्ड जो आप लगा रहे हो उनको एकांतर क्रम में लगा दीजिए, सेटअप हो जाएगा पूरा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब चेक करिए, नाइट्रोजन 1 2 3, कार्बन 1 2 3 4, नाइट्रोजन 1 2 3, कार्बन 1 2 3 4, नाइट्रोजन 1 2 3, कार्बन 1 2 3 4। इट्स क्लियर एंड इट इज सायन्यूरिक एसिड। जहाँ तक मेरा मानना है, केमिस्ट्री की तैयारी करते समय साइनरिक एसिड को इंक्लूड करना चाहिए अपने बेसिक में, क्योंकि साइनरिक एसिड इस बार का विशेष इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पिछले 5 या 6 साल से बोर्ड में पुटअप नहीं हुआ है। प्रैक्टिस करने के लिए आप वीडियो रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं। यूरिया से बनेगा साइनरिक एसिड 2 पदों में। पहले यूरिया चेंज होगा आइसोसाइनिक एसिड में, उसके बाद यूरिया चेंज होगा साइनिक एसिड में, उसके बाद यूरिया चेंज होगा साइन्यूरिक एसिड में। कुल मिला के हमें ताप का भी ध्यान रखना है, 443 केल्विन, और हमें साइनिक अम्ल के 3 अणुओं का त्रिलकीकरण करके साइनरिक एसिड को एस्टेब्लिश कर देना है। टॉपिक नंबर 8 साइनरिक एसिड जस्ट कंप्लीटेड। हम जिस साइनरिक एसिड को पढ़ना चाहते हैं उसकी स्टेप 1 रिएक्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, स्टेप 2 में तो केवल त्रिलकीकरण करना होता है और साइनरिक एसिड हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। टॉपिक नंबर 8 साइनरिक एसिड कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स, बताना चाहूँगा मैं आपको कि टॉपिक नंबर 8 में हम जब बेसिक स्टूडेंट्स को बताते हैं तो हम साथ के साथ कुछ अभिकर्मकों को याद कराते हैं। बताना चाहूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और हेडिक है अभिकर्मकों को रटने की। अभिकर्मक प्रयोगशाला में एक से अधिक रासायनिक पदार्थों को बनाने का दावा करते हैं। अभिकर्मकों का इस्तेमाल प्रयोगशाला में एक से अधिक रासायनिक पदार्थों को बनाने में किया जाता है और ये अभिकर्मक राजस्थान बोर्ड में
पूछे जाते हैं रेगुलर। अभिकर्मकों में नंबर खींचना है तो बच्चे की रटने की पावर अच्छी होनी चाहिए। अब बेसिक के एंडिंग जोन में हम आ चुके हैं और बेसिक के एंडिंग जोन में हम अभिकर्मकों को याद करना स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण अभिकर्मकों की बात हमें करनी है। लगभग 15 से 16 अभिकर्मक हमारे सिलेबस में हैं और मैं चाहता हूँ कि इन अभिकर्मकों की सिस्टम को, अभिकर्मकों के क्वेश्चन को बेसिक में ही कंप्लीट किया जाए, ऐसा मेरा मानना है। महत्वपूर्ण अभिकर्मकों में सबसे महत्वपूर्ण अभिकर्मक नंबर 1 जो बोर्ड में रेगुलर आता है, रोज़ेनमुंड अभिकर्मक। बेसिक की भी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, जिसको आप डिस्क्रिप्शन से नोट कर सकते हैं। तो आपको इन्हें रटने की भी आवश्यकता, मतलब इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। जैसा हम बेसिक पढ़ रहे हैं सेम इसी क्रम में। फिलहाल तो आप वीडियो देखते समय इनको रटने का प्रयास करिए। रोज़ेनमुंड अभिकर्मक राजस्थान बोर्ड में डायरेक्टली आया है। पैलेडियम BaSO4। इसके साथ आपको उबलती हुई जालीन भी लिखनी है, यदि याद रह जाए तो। एनसीईआरटी में है, आरबीएसई में नहीं है, कभी आरबीएसई में है, एनसीईआरटी में नहीं है, पर आप याद रख सकें तो उबलती हुई जालीन भी याद कर सकते हैं। और जालीन मैंने बेसिक में आपको करा दी है। आपको याद होगा बेंजीन भी ताजमहल बन सकता है। यदि बेंजीन पर हम पहला CH3 लगाएं तो टॉलुइन, दूसरा CH3 लगाएं तो जालीन और तीसरा CH3 लगाएं तो मैसेटलेन। आपको याद आना चाहिए। रोज़ेनमुंड अभिकर्मक पैलेडियम BaSO4 उबलती हुई जैलीन आपको आना चाहिए। नंबर 2 टिल्डेन अभिकर्मक रटना पड़ेगा सर। अभिकर्मक बोले तो रीजेंट। टिल्डेन अभिकर्मक याद करने का बेहतरीन तरीका, जब भी हमारे घर में टिंडे की सब्जी बने तो आपको टिल्डेन अभिकर्मक तो एक बार बोलना ही है। खाना बाद में खाना यार स्टूडेंट्स, एक बार टिल्डेन अभिकर्मक को बोल देना। टिल्डेन अभिकर्मक बोले तो NaCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड इसे बोलते हैं, व्यापारिक नाम है टिल्डेन अभिकर्मक। नंबर 3 टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन अभिकर्मक AgNO3 में यदि हम NH4OH को मिक्स कर दें तो ये कैटेगरी टॉलेन अभिकर्मक को इंडिकेट करती है। रटने का प्रयास करिए। हमारे इस वीडियो में अब जो हम टॉपिक करा रहे हैं महत्वपूर्ण अभिकर्मक, इनमें से एक अभिकर्मक बोर्ड में इंपोर्टेंट है, आएगा, मैं कह रहा हूँ आपसे। आप रटिए। अभिकर्मक जितने भी हैं उनको बेसिक में फ्री करिए, जिससे सिलेबस में हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आए। क्योंकि यार देखो, ये चीज़ें रटने की हैं, इनमें समझदारी बिल्कुल नहीं चलती। आपको फॉर्मूला रटना है, सीधा पेपर में लिख के आना है, सीधे आपके नंबर मिलेंगे आपको। रोज़ेनमुंड अभिकर्मक पैलेडियम BaSO4 उबलती हुई जैलीन। टिल्डेन अभिकर्मक NaCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड। टॉलेन अभिकर्मक AgNO3, NH4OH। नंबर 4 बहुत ही फेमस, इसके बारे में आपको पता होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत सारी नॉलेज आपके पास होगी। गिरनियार अभिकर्मक। फॉर्मूला R⋅Mg⋅X आपको आना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा, थोड़ी सी साइडलाइन नॉलेज मुझे आपको गिरनियार अभिकर्मक की देनी पड़ेगी यहीं की यहीं, क्योंकि गिरनियार अभिकर्मक बहुत ही ब्रॉड तरीके से हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद है। गिरनियार अभिकर्मक की हर चीज़ को आपको रटना पड़ेगा, जैसे इसका खोज करता। विक्टर गिरनियार, बताना चाहूँगा गिरनियार अभिकर्मक को डिस्कवर किया है विक्टर गिरनियार ने सन 1900 में। ओके, विक्टर गिरनियार को गिरनियार अभिकर्मक की इस खोज के लिए, इस रिसर्च के लिए 1912 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये नोबेल पुरस्कार इन्होंने शेयर किया था सेवेटियर के साथ, दोनों को जॉइंट में मिला था। रिपीट कर रहा हूं, गिरनियार अभिकर्मक R⋅Mg⋅X खोज करता है विक्टर गिरनियार सन 1900। गिरनियार अभिकर्मक की इस खोज के लिए 1912 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया।
गिरनियार अपकर्मक के बारे में कुछ चीज़ और मैं आपको इंटीग्रेट कराना चाहूँगा, क्योंकि गिरनियार अपकर्मक की 12 से 13 रासायनिक अपक्रियाएं हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। क्या बताना चाहूँगा, जरा गौर करिए। जैसे मैंने लिखा R बॉन्ड Mg बॉन्ड X। देखिए इस गिरनियार अपकर्मक में ये वाला जो बॉन्ड है ये तो सहसंयोजक बंध है, आई लाइक टू से कोवलेंट बॉन्ड। और ये वाला जो बॉन्ड है ये आयनिक बंध है, आई लाइक टू से आयनिक बॉन्ड। सहसंयोजक बंध दुर्बल कैटेगरी का है और आयनिक बंध प्रबल कैटेगरी का है। तो रासायनिक अपक्रियाओं के दौरान आप सभी स्टूडेंट्स को ये याद रखना है कि R बॉन्ड Mg बॉन्ड X, इन दोनों बंधों में से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। मैग्नीशियम मेटल है इसलिए पॉजिटिव और जस्ट बगल वाला होगा नेगेटिव। मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको रियली स्टूडेंट्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गिरनियार अपकर्मक की 12 या 13 रासायनिक अपक्रियाएं आएंगी जिनमें इनको आपको यूज़ करना पड़ेगा और इन्हीं के आधार पर आप रासायनिक अपक्रियाओं को कंफर्म भी कर पाएंगे। गिरनियार अपकर्मक की पूरी नॉलेज लेके बैठिए और मैं तो कहना चाहूँगा कि गिरनियार अपकर्मक की कोई भी रिएक्शन बोर्ड पूछता है तो आप साइड में बॉक्स बनाकर इन डिटेल को लिख के आइए कि गिरनियार अपकर्मक का खोज करता है विक्टर गिरनियार 1900। गिरनियार अपकर्मक की खोज के लिए 1912 में नोबेल पुरस्कार। गिरनियार अपकर्मक R बॉन्ड Mg बॉन्ड X में R बॉन्ड Mg बंध सहसंयोजक बॉन्ड Mg बॉन्ड X बॉन्ड आयनिक बॉन्ड। रासायनिक अपक्रियाओं के दौरान सहसंयोजक बंध R बॉन्ड Mg क्लीवेज होगा, टूटेगा। Mg बॉन्ड X ब्रेक नहीं होगा। अभिकर्मकों की 4 कैटेगरी कंप्लीट और मैं आपको आज लगभग 10 अभिकर्मक कराने वाला हूं। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अभिकर्मक आपको याद करने ही पड़ेंगे, इनका कोई रास्ता नहीं है, इनको याद करना ही पड़ेगा। कोई सा भी अभिकर्मक बोर्ड पुटअप कर सकती है। जैसे हम 5वें अभिकर्मक पे आते हैं। सिर्फ अभिकर्मक रोजा एनिलीन, इसमें जनरली पैरा लगा होता है, इसका मतलब बताऊंगा आपको। रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड प्लस SO2, बताना चाहूंगा कि ये रंगहीन होता है सॉल्यूशन। पैरारोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड ये तो पिंक कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है, और जब हम इसमें SO2 ऐड कर देते हैं तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ये कलर चला जाता है, विलयन रंगहीन हो जाता है। और बताना चाहूँगा इस विलयन के गुलाबी रंग को वापस लाता है एल्डिहाइड, और ये एल्डिहाइड के लिए कन्फर्मेशन टेस्ट भी होता है कि हम सिर्फ अभिकर्मक के द्वारा एल्डिहाइड को पहचान सकते हैं। मान लीजिए एग्जामिनर आपसे कहता है कि 3 टेस्ट ट्यूब में उसने कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिया है, एल्डिहाइड को लिया है और किसी अल्कोहल ग्रुप को लिया है, तो आपसे वो कहता है कि इन तीनों में से कौन सा एल्डिहाइड होगा। तो आप तीनों में से 2-2 बूंद सिर्फ अभिकर्मक में डाल के देखिए, जिसमें 2 बूंद डालने पर रंग गुलाबी वापस आ जाए समझ जाना वो एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड ही इसके रंग को वापस लाता है। मैं रिपीट कर देता हूँ यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। पैरारोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड ये पिंक कलर का होता है, ये गुलाबी सॉल्यूशन होता है, जिसमें आप SO2 मिलाते हो तो ये रंगीन हो जाता है, और ये रंगीन सॉल्यूशन मतलब SO2 मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसे ही कहते हैं सिर्फ अभिकर्मक। रटना पड़ेगा स्टूडेंट्स, याद करना पड़ेगा, बिना याद करे बिल्कुल काम नहीं चलेगा। आते हैं कैटेगरी नंबर 6 पर। सोडा लाइम अभिकर्मक, सोडा लाइम रीजेंट, सोडा लाइम अपकर्मक NaOH/CaO आना चाहिए यहाँ पे। NaOH और CaO दोनों का कॉम्बिनेशन सोडा लाइम अपकर्मक के नाम से राजस्थान बोर्ड में ही नहीं केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान के अंदर इंक्लूड है। अभिकर्मकों को याद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, याद रखिएगा। अभिकर्मक नंबर 7 फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक।
फ्रैंकलैंड अभिकर्मक याद करने का तरीका R बॉन्ड ZN बॉन्ड R, दैट इज फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कोई रास्ता नहीं है। अभिकर्मकों को तो याद करना ही पड़ेगा। अभिकर्मकों को रट के हम राजस्थान बोर्ड में 1 नंबर का सेटलमेंट तैयार कर सकते हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा। अभिकर्मक याद करना बेहद नेसेसरी है, इन्हीं से सिलेबस में दम पड़ेगी और ये चीज़ें आपको रटी होंगी तो आप आगे बता भी सकते हैं। नेक्स्ट, फेंटोन अभिकर्मक। FeSO4 plus H2O2, that is फेंटोन अभिकर्मक। नंबर 9, सोडामाइड। सोडामाइड बोले तो NaNH2। नंबर 10 एंड लास्ट आज के लिए, हालांकि 15 से 20 अभिकर्मक हमारे सिलेबस के अंदर हैं, हमें उन सबको याद करना है, लेकिन आज के लिए लास्ट अभिकर्मक, और ये अभिकर्मक आज के वीडियो में जो मैंने आपको बताए हैं ये रटे होने चाहिए। और कल मैं उस अभिकर्मक का नाम आपसे जानना चाहूँगा फॉर्मूला जिसका नाम मैं आपको आज दे रहा हूँ। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जितने भी स्टूडेंट जानते हैं उसका नाम उसका फॉर्मूला बताइएगा, जो मैं अभिकर्मक नंबर 10 पे लिख रहा हूँ कि रियली में उस अभिकर्मक का नाम क्या होगा। नंबर 10 आपको सोच के बताना है, कॉलिंस अभिकर्मक। इस कॉलिंस अभिकर्मक का नाम आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका आंसर मैं आपको कल दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आज कराए गए 9 अभिकर्मकों को आप रट लेंगे। 10वें अभिकर्मक का नाम मैं आपको कल बता के दूंगा। उम्मीद करता हूं कि बेसिक अब अपने एंडिंग जोन पे है और चैप्टर स्टार्ट होने को है। किसी भी टॉपिक में आपको कोई परेशानी होती है तो आप वीडियो रिवाइंड करके उसको देख सकते हैं। सो दैट हैव ए ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स फ्रॉम सोनू सर।